तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। पास्कल लॉ के न्यूमेरिकल चल रहे थे, उसकी थ्योरी मैंने बता दी थी कि बेटा प्रेशर हर जगह सेम होता है, सेम लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 30 में है इफ अ कार लिफ्ट, बेटा कार लिफ्ट याद होगा इस तरह से पढ़ाई गई थी, एक तरफ स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पिस्टन और एक तरफ लार्ज एरिया। ये सेम लेवल पर दिखाने हैं आपको, या तो न्यूमेरिकल में दे दे कि भाई पिस्टन का लेवल ऊपर नीचे है, फिर तो बेटा बात अलग हो जाती है, फिर तो जब क्वेश्चन में ही कह दिया। नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों पिस्टन सेम लेवल पर है। तो ये कह रहे हैं कि हमने कार लिफ्ट कंप्रेसेस एयर एक्सर्ट्स फोर्स F1 ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पर F1 फोर्स लगाया गया जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा लिफ्ट है, स्मॉल पिस्टन पर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और फोर्स लगाया गया F1। ये जाता है, फोर्स ट्रांसमिट होता है सेकंड पिस्टन पर जिसकी रेडियस, इसकी रेडियस R2 यही लिख देता हूं, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो वो कह रहे हैं जिस कार को उठाना है, जिस कार को उठाना है उसका मास 1350 किलो है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? तो वेट हो जाएगा 1350 जी। और जो इस कार का वेट है वो बड़े पिस्टन पर लगने वाला फोर्स है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो बड़े पिस्टन पे कार रखी हुई है उस कार का मास है 1350, और यदि मेरे बेटा मास है 1350 तो वेट है 1350 जी। और वेट जो है वो बड़े पिस्टन को दबा रहा है, तो बड़े पिस्टन पे लगने वाला फोर्स है 1350 जी। तो वो कह रहे हैं बेटा पहले तो F1 बताइए। F1 बिल्कुल बेटा प्रेशर जितना यहां उतना यहां, सेम लेवल पर सेम प्रेशर, P1 इज इक्वल टू P2 पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, यानी F1 अपॉन A1, A1 को मैं पाई R1 स्क्वायर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, A2 को लिख रहा हूं पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब मेरे बेटा यहाँ R1 R2 तो गिवन है, तो R1 रख देना, R2 रख देना। F1 निकालना है, F2 की वैल्यू है 1350 जी, तो वो यहां रख देना 1350 जी। सारी वैल्यू रख के F1 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि बेटा इस प्रोसेस में कितने प्रेशर की जरूरत है, हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द टास्क। तो टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रेशर कितना चाहिए? तुम जानते हो प्रेशर जितना यहां उतना यहां, चाहे इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, बराबर होता है ना प्रेशर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं F1 तो अभी आया नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो F1 अपॉन A1 से भी निकाल सकते हो, मैं F2 अपॉन A2 से निकाल रहा हूं। F2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। F2 की वैल्यू रख दो 1350 जी, पाई रख दो 3.14, R2 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 मीटर, और सारी वैल्यू रखने के बाद आपको प्रेशर मिल जाएगा। और यदि आप F1 निकाल चुके हो तो F1 अपॉन A1 यानी कि F1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर से भी निकाल। एक चीज पूछनी है। बोलो सर F2 से ज्यादा होनी चाहिए, F2 के इक्वल होनी चाहिए? क्या चीज F2 से ज्यादा होनी चाहिए? ये फोर्स, ये इन्हें सिर्फ बैलेंस हाँ करना सर। है, इन्हें सिर्फ बैलेंस करना है। ये कह रहे हैं कि इधर इतना फोर्स लगाया, इधर कितना फोर्स डेवलप हुआ। वो ये नहीं कह रहे उठाना है। सर। उठाने की भाई दो चीज बताओ, एक होता है उठाना और एक होता है बैलेंस रखना। ये बैलेंस कर रखा है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोलिक प्रेस विद लार्जर पिस्टन। बेटा हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, सबका प्रिंसिपल एक ही है। एक छोटा पिस्टन होगा, एक बड़ा पिस्टन होगा, छोटे पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, बड़े पिस्टन पे डेवलप होगा, यही प्रिंसिपल है। हाइड्रोलिक प्रेस, लार्जर पिस्टन डायमीटर 35, लार्जर पिस्टन को मैं 2 कह देता हूं, स्मॉलर पिस्टन को 1, तो लार्जर का डायमीटर यानी D2 35 सेंटीमीटर है। Larger piston diameter 35 centimeter and height 1.5 meter relative to the smaller. देख अब क्वेश्चन में आया ट्विस्ट।
लार्जर पिस्टन का डायमीटर तो बिल्कुल 35 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये स्मॉलर पिस्टन से ऊंचाई पर है। कैसे रखा, क्या रखा, वो इनकी बात जाने, लेकिन ये पिस्टन 1.5 मीटर हाइट पर है, यानी कि बेटा उससे 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक, स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। स्मॉलर के डायमीटर को D1 कह देता हूं, वो दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन हमेशा समझ लेना चाहिए क्या कह रहे। मास ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज 20 kg। हमने स्मॉल पिस्टन के ऊपर 20 kg का मास रख दिया, यानी 20 G का फोर्स लगा दिया। यदि आप 20 किलो का मास रखोगे तो फोर्स कितना लगाओगे, तो जवाब है फोर्स लगा दिया 20 G। तो पूछ क्या रहे हैं कि बताइए, यदि लिक्विड की डेंसिटी 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो बड़े पिस्टन पर कितना फोर्स डेवलप होगा, F2 बताना है। तो F2 निकालना है। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से समझ ले। स्मॉल पिस्टन का डायमीटर गिवन, लार्ज पिस्टन का डायमीटर गिवन। स्मॉल पे लगने वाला फोर्स 20 G दे दिया, 20 किलो मास रख दिया। लार्ज पिस्टन पे लगने वाला फोर्स निकलवा रहे हैं। बस यहाँ क्वेश्चन में अंतर क्या है कि लार्ज पिस्टन जो है स्मॉल पिस्टन से 1.5 मीटर ऊपर है। एक बात बताओ, क्या यहां और यहां प्रेशर बराबर होंगे? बेटा नहीं बराबर होंगे। ग्रेविटी, कल मैंने बताया था ना, पास्कल लॉ इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ऊपर जाने से प्रेशर कम हो जाएगा, सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, यानी कि बेटा जितना प्रेशर यहां है उतना प्रेशर यहां होगा, यहां नहीं। तो मैं इसी चीज को करना बड़े आसानी से सिखाता हूं, जितना प्रेशर यहां उतना ही प्रेशर यहां से। यहां कौन सा प्रेशर दबा रहा है, तो F1 अपॉन A1। A1 का मतलब पाई D1 स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर को मैंने पाई D1 स्क्वायर बाई 4 लिख दिया। इतना प्रेशर दबा रहा है। इसे यहां पर कौन सा प्रेशर दबा रहा है, क्योंकि यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर के बराबर होगा। यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर है F2 अपॉन A2। F2 अपॉन A2। A2 का मतलब पाई D2 स्क्वायर बाई 4। क्या बस इतना ही? जो फोर्स यहां है वो तो प्रेशर लगा ही रहा है इस जगह पर, इसके अलावा H ऊंचाई का लिक्विड कॉलम भी यहां पर प्रेशर लगा रहा है, यानी कि इस प्रेशर में H रो जी और ऐड हो जाएगा। इस लाइन को एक बार जिसने समझ लिया वो समझ जाए। इस पॉइंट पर प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा। इस पॉइंट पर प्रेशर है F1 अपॉन A1। A1 को मैंने लिख दिया पाई D1 स्क्वायर बाई 4। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो जवाब है पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर भी इसी पॉइंट पर काउंट होगा और लिक्विड का प्रेशर भी इस पॉइंट पर काउंट होगा। भाई एक आदमी अपने सिर पे 2 बॉक्स रख ले तो उसके सिर पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या नीचे वाले बॉक्स का लगेगा या ऊपर वाले का या दोनों का, तो जवाब है दोनों। तो इसीलिए F2 अपॉन A2 के साथ साथ H रो जी प्रेशर भी इसमें जुड़ेगा। तो अब सेम लेवल पर सेम प्रेशर आ गया। अब हमारी देखने की बारी क्या क्या गिवन है। सर बोलो बेटा। सर लेकिन F2 तो ऊपर की साइड एक्ट कर रहा है ना पिस्टन पे। बेटा वो तो ऐसा है, पिस्टन ऊपर उठना चाह रहा है लेकिन किसी चीज ने इसे दबा रखा है, जैसे कार रख रखी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस। जरूर इसके ऊपर कोई कार रखी होगी या इसके ऊपर कोई सामान रखा होगा जिसे हमने दिखाया नहीं, जो इसे दबा रहा होगा। इतना फोर्स, भाई एक बात बताओ, इतना फोर्स क्यों पैदा किया? किसी चीज को उठाने के लिए या किसी चीज को दबाने के लिए? किसी लिए तो पैदा किया। तो जिस Yes, चीज sir. को उठाना है, एक बात बताओ, यदि 100 किलो की कार को उठाना है तो कम से कम 100 G का फोर्स तो लगाएंगे। यस सर। सब मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो 100 किलो की कार को उठाना है तो कम से कम 100 किलो का फोर्स तो लगाएंगे, मिनिमम फोर्स। कायदे में तो ज्यादा ही लगाना चाहिए, लेकिन मिनिमम हम लोग निकालते हैं, ऐसे में सब मिनिमम। तो इसलिए ये सोचो, लिक्विड तो ऊपर को फोर्स लगा रहा है और जो सामान इसके ऊपर रखा है वो नीचे को दबा रहा है। नीचे वाला फोर्स बड़ा है इसलिए वो ऊपर ले जा रहा है, या कम से कम बराबर तो है ही। तो अब इसके अंदर पाई और 4 तो नोन है ही है, D1 D2 नोन है, F1 नोन है,
वेटिंग ठीक है बेटा। तो आगे होगा मेरे ख्याल में, समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है मेरे बेटा। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 32। 32 ऑटोमोबाइल jack is lifted by automobile back is lifted by hydraulic jack that consists two piston। फिर वही आ गया, दो पिस्टन हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जिस क्वेश्चन में दिया ना जाए तो उनको सेम लेवल पर एज्यूम किया जाएगा। रिमेंबर, एज्यूम किया जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल में तो दे ही दिया था कि बड़ा पिस्टन ऊंचाई पर है। अब ये कह रहे हैं लार्ज पिस्टन का डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। लार्ज पिस्टन के डायमीटर को D2 कह देता हूं, वो 70 सेंटीमीटर है। स्मॉल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, D1। वेट W ऑफ अ कार इज टू बी लिफ्टेड। जो यहां पर कार है उसका वेट W है जिसे उठाना है। तो वो पूछ रहे हैं कि यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वेट का कितना, यानी वेट का आधा फोर्स लगाएं, वेट का 1/3 फोर्स लगाएं, वेट का 10% लगाएं, कितना कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वेरिएबल में होगा। तो यहां का प्रेशर बराबर, यहां का प्रेशर F अपॉन पाई D1 स्क्वायर बाई 4, और यहां का प्रेशर W अपॉन पाई D2 स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 4 कट गया। तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा W इंटू D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर। ये आंसर वेरिएबल में आएगा। D1 को 8 रख देना, D2 को 70 रख देना। रेशियो है, यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट रेशियो है। ऊपर भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये W की टर्म्स में फ्रैक्शन आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, 1/8 W आ गया, 1/9 W आ गया, 1/7, 3/7 W आ गया, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब यदि आपसे कहें परसेंटेज में निकालो कितना परसेंट वेट का लगाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा कि वेट का कितना परसेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल अपथ्रस्ट से जुड़े हुए। संडे का टेस्ट याद रखना बेटा, कल तो छुट्टी रहेगी, संडे को टेस्ट होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब जितने करा दिए न्यूमेरिकल तो उतने ही, जितने करा दिए न्यूमेरिकल उतने ही, थ्योरी पूरी। अब मेरे बेटा अपथ्रस्ट के न्यूमेरिकल में एक बार फॉर्मूले रिकॉल करवा दूं मैं आप लोगों को। देख मेरे बेटा, नंबर 1, मेरी आदत है कि मैं सॉलिड की डेंसिटी को रो लेता हूं। ये कोई नियम नहीं है, मेरी आदत है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड को हर बार रो लेता हूं और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को अपथ्रस्ट लेता हूं। एक रूटीन बना आ रहा है पता नहीं कब से, तो मैं जहां अपथ्रस्ट का न्यूमेरिकल में रो लिखूं तो समझ जाना सॉलिड की डेंसिटी, और सिग्मा लिखूं तो लिक्विड की डेंसिटी। दूसरा, कोई सॉलिड का वॉल्यूम है V, तो उसका सॉलिड का वेट जो इसे नीचे खींचता है वो होता है V रो G। सॉलिड का वॉल्यूम है V, सॉलिड की डेंसिटी है रो, तो सॉलिड का वॉल्यूम इंटू सॉलिड की डेंसिटी सॉलिड का मास, और सॉलिड का मास इंटू G सॉलिड का वेट। तो जब भी मैं कहूं वेट का फॉर्मूला बताओ, V रो G। अच्छा, अब अपथ्रस्ट दो तरह के होते हैं। एक मैक्सिमम अपथ्रस्ट जब लिक्विड में पूरा डुबा दिया जाए, और एक होता है पार्शियल अपथ्रस्ट जब सॉलिड का कुछ हिस्सा लिक्विड में डूबा हो। तो जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट होता है जब ये पूरा डूबा होता है तो वो होता है V सिग्मा G, सॉलिड का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू G। मैक्सिमम अपथ्रस्ट
ये तभी लगेगा फॉर्मूला जब बॉडी पूरी तरह से लिक्विड के अंदर होगी, और यदि पार्शियली इनसाइड हो तो फिर उसे मैक्सिमम अपथ्रस्ट नहीं कहते, उसे अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है V डैश सिग्मा जी, जहां V डैश क्या है, डूबा हुआ वॉल्यूम। डूबा हुआ वॉल्यूम, जितना इसने लिक्विड हटाया, इसने अपने डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस किया। इसके ऊपर डिटेल में थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, गौर से सुन लो। सॉलिड का वॉल्यूम है V, तो वेट का फॉर्मूला है V रो जी, जहां रो है सॉलिड की डेंसिटी और V है सॉलिड का वॉल्यूम। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट। मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट उसे कहते हैं जब सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में डूबा हो और यदि सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में डूबा होगा तो मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट का फॉर्मूला होगा V सिग्मा जी, जहां V क्या है, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, और सिग्मा क्या है बेटा, सॉलिड की लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। और जब पार्शियली डूबा हुआ हो पार्शियली डूबा हुआ हो तो बेटा अपथ्रस्ट है V डैश सिग्मा जी, जहां V डैश है सॉलिड का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, और सिग्मा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ही है, और G तो G है ही है। इसे आप जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट है उसको कैसे कर सकते हैं, क्या आप इसको V रो G इंटू सिग्मा अपॉन रो नहीं लिख सकते? चलो वैसे ही देख, इसे नीचे को कर दूं अपथ्रस्ट को। अपथ्रस्ट V डैश सिग्मा जी को मैंने नीचे खिसका दिया, यहां पर आ रहा हूं। मैक्सिमम अपथ्रस्ट जब पूरा डूबा होता है तो V सिग्मा जी, मैं V सिग्मा जी को लिख रहा हूं V रो जी इंटू सिग्मा अपॉन रो। कोई गलती कर दी हो तो बता दो, नहीं करी, रो से रो कट जाएगा, V सिग्मा जी आ जाएगा। नो सर। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये V रो जी इंटू सिग्मा अपॉन रो, और V रो जी है वेट इंटू सिग्मा अपॉन रो। ये मैक्सिमम अपथ्रस्ट का एक और फॉर्मूला है। मैक्सिमम अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है सॉलिड का वेट इंटू लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। वीडियो तो दोबारा देखोगे ही, मुझे मालूम है। कुछ बच्चे आज ही देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, सैटरडे की छुट्टी का फायदा उठाएंगे, कुछ बच्चे एग्जाम में देखेंगे, तो दोबारा जरूर देखना। 3-3 बार सुना करो एक एक लाइन। तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट का साधारण फॉर्मूला V सिग्मा जी, और मैक्सिमम अपथ्रस्ट का दूसरा फॉर्मूला वेट इंटू सिग्मा अपॉन रो। अब शुरू करते हैं अपथ्रस्ट के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, एक क्यूब है जिसका मास m है, उसे एक स्प्रिंग से लटकाया गया और पूरा लिक्विड में डुबा दिया गया। स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब क्वेश्चन सुनना, यदि सॉलिड की डेंसिटी जिसे मैं रो कहता हूं वो कैपिटल डी है, लिक्विड की डेंसिटी जिसे मैं सिग्मा कहता हूं वो स्मॉल डी है, तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन बताओ कि स्प्रिंग कितना खींचेगी। स्प्रिंग कितना खींचेगी भाई, कितना खींचेगी? तो जवाब है स्प्रिंग को नीचे खींचेगा सॉलिड का वेट, लेकिन सॉलिड को ऊपर धक्का देगा मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट जब ये पूरा डूबा हुआ है। तो स्प्रिंग को नीचे खींचना चाह रहा है वेट, लेकिन स्प्रिंग को दबाना चाह रहा है मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट। तो कुल मिलाकर के नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? नीचे खींचने वाला फोर्स तो है वेट, ऊपर धक्का देने वाला है मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वेट माइनस मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट स्प्रिंग को खींचेगा। तो वेट को लिख देता हूं मैं वेट, लेकिन मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट को लिख देता हूं वेट इंटू सिग्मा अपॉन रो। वेट इंटू सिग्मा अपॉन रो, और सिग्मा अपॉन रो है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। वेट इसमें से कॉमन आ गया और वेट को mg लिख दिया। ये है स्प्रिंग को खींचने वाला फोर्स जो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन पैदा करेगा। जब स्प्रिंग को खींचने वाला फोर्स मिल जाए तो फोर्स को लिख देना kx, जहां x इज द इलॉन्गेशन। पहले भी लॉज ऑफ मोशन के समय करे हैं इसके क्वेश्चन। तो k को नीचे ले जाओ
तो यही इलोंगेशन का फॉर्मूला आ गया लिक्विड में डुबाने पर जो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा वो है mg/k 1 - d/d। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, वुडन क्यूब फ्लोटिंग इन वाटर सपोर्ट्स अ मास 0.2 kg इन द टॉप। एक वुडन ब्लॉक वुडन क्यूब लिक्विड में पानी में फ्लोट कर रहा था, पानी में फ्लोट कर रहा था और इसने अपने ऊपर 0.2 kg के मास को सपोर्ट कर रखा था। सपोर्ट का मतलब उसको भी लेकर के तैर रहा था, पूरा डूब के तैर रहा था, इसे कहते हैं सपोर्ट करना। समझ गए? ये क्यूब 0.2 kg मास को अपने ऊपर रख के पूरा डूब के तैर रहा था। अब हमने क्या किया, 0.2 kg मास को रिमूव कर दिया। जैसे ही 0.2 kg मास को रिमूव करा, ये पानी से बाहर आ गया। कितना बाहर आ गया? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाहर आ गया। अब वो कह रहे हैं यदि वाटर की डेंसिटी 1000 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो क्यूब की साइड बताओ। मान लो क्यूब की साइड L है, हर साइड L है, हर साइड L है। अब आप गौर से सुनना ये क्वेश्चन, ये सब टेक्निक सीखनी है आपको। L साइड का क्यूब है, ये जब इसके ऊपर 0.2 kg का मास रखा हुआ था तो पूरा डूब के तैर रहा था, इसे कहते हैं इट सपोर्ट्स द मास। इससे ज्यादा मास रखोगे तो ये सिंक हो जाएगा, फिर ये सपोर्ट नहीं कहलाएगा। सपोर्ट का मतलब है पूरा डूब के तैरना। जब आपने 0.2 kg इसके ऊपर रख रखा था तो ये पूरा डूब के तैर रहा था। यदि तैर रहा था तो डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगे। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? एक तो सॉलिड का वेट, सॉलिड का वेट, और ऊपर रखा 0.2 किलोग्राम का मास वेट। सॉलिड का वेट क्या होता है? वी रो जी। मैंने तभी फॉर्मूले नहीं मिटाए। सॉलिड का वेट वी रो जी प्लस 0.2 kg का वेट भी नीचे धक्का दे रहा था तो 0.2 g mg। ये है डाउनवर्ड फोर्स इजिकल टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इस पे लग रहा था मैक्सिमम अप थ्रस्ट, क्योंकि ये पूरा डूबा हुआ है तो मैक्सिमम अप थ्रस्ट, और मैक्सिमम अप थ्रस्ट होता है v सिग्मा जी। मैक्सिमम अप थ्रस्ट होता है v सिग्मा जी, ज्यादातर यही फॉर्मूला लगेगा। और मैक्सिमम अप थ्रस्ट का फॉर्मूला कब लगता है बेटा? जब बॉडी पूरी डूब करके ही तैरे। अब इसमें v को रख दो L क्यूब, क्योंकि क्यूब है जिसकी साइड है L तो वॉल्यूम हो गया L क्यूब। ठीक है बेटा? तो इसमें क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दिया हुआ। हाँ, कहां गया? बस ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब मेरे बेटा ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि हमने 0.2 kg का मास हटा दिया और अब ये 2 सेंटीमीटर पानी से बाहर आ गया। 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर बाहर आ गया, तो डूबी हुई लंबाई तो L माइनस 0.02 रह गई। भाई लेंथ L, ब्रेथ L, लेकिन जो हाइट पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डूबी हुई है वो हाइट तो L में से 2 सेंटीमीटर कम हो गई। तो ये क्या लिखा है मैंने? डिप्ड लेंथ, या कह दो डिप्ड हाइट, डूबी हुई लंबाई जो L से 2 सेंटीमीटर कम है, L माइनस 0.02। अब इस समय क्योंकि अब इस सिचुएशन में तैर रहा है तो जो चीज तैरती है वो वेट और अपथ्रस्ट तो बराबर होते हैं, तो सॉलिड का वेट तो v रो जी रहेगा, नीचे की तरफ दबाने वाला। अब बस सॉलिड का वेट है और कोई नहीं है, सॉलिड का वेट तो v रो जी रहेगा। लेकिन अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट होगा वो अब की बार मैक्सिमम अपथ्रस्ट नहीं होगा, वो पार्शियल अपथ्रस्ट होगा।
इसे एल, ठीक है बेटा। पार्शियल अपथ्रस्ट का मतलब वी डैश सिग्मा जी, वी डैश सिग्मा जी का मतलब वी डैश क्या है, डूबा हुआ वॉल्यूम, डूबा हुआ वॉल्यूम। अब इसमें जी से तो जी कट गया, ऊपर वाले में भी कट गया जी। सिग्मा की वैल्यू 1000 दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू 1000 दे रखी है। वी डैश कितना है और वी कितना है, ध्यान से सुन रहे हो। वी कितना है, सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम है एल क्यूब। वी डैश कितना है, डूबा हुआ वॉल्यूम। अब डूबा वॉल्यूम एल क्यूब थोड़ी है, लंबाई एल है, चौड़ाई एल है, लेकिन ऊंचाई एल माइनस 0.02 है। तो डूबे हुए वॉल्यूम को यदि मैं निकालने को कहूं तो ये वॉल्यूम आएगा लेंथ एल, ब्रेथ एल, हाइट एल माइनस 0.02। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देख, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में भी एल और रो वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन में भी एल और रो वेरिएबल है। दो वेरिएबल दो इक्वेशन से सॉल्व गारंटेड हो जाएंगे। कैसे होंगे, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये एल इंटू एल, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल की 2 पावर काट लेना, 2 पावर काट लेना। तो इस एल को नीचे ले जाना, तो रो आ जाएगा एल माइनस 0.02 अपॉन एल इंटू 1000। जब रो आ जाए तो रो की ये वैल्यू, रो की ये वैल्यू यहां रख देना। तो इस इक्वेशन में अभी कौन कौन से वेरिएबल थे, एल, एल और रो। अब रो की वैल्यू रख दूंगा एल माइनस 0.02 अपॉन एल इंटू 1000, यानी रो की जगह भी एल वेरिएबल आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में एल के अलावा कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। और जब पूरी इक्वेशन में एल के अलावा कोई वेरिएबल, एल निकल जाएगा फिर, एल निकल जाएगा। और जब एल निकल जाएगा तो एल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके रो भी निकल जाएगा, एल की वैल्यू सेकंड में पुट करके रो भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 35। थर्टी फाइव 35 में कह रहे हैं बेटा ये, a boat having length 4 breadth 2.5 is floating in a lake। ठीक, ये कह रहे हैं एक बोट है, वो इस तरह की बोट है, ऐसी। तुम कहोगे कि कैसे, बोट ऐसी तो होती नहीं। अरे जब वो कह रहे हैं लेंथ इतनी ब्रेथ इतनी, तो इसका मतलब वो एक क्यूबॉइड की शेप में कुछ देना चाह रहे हैं। ये बोट जिसकी लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है यहां से यहां तक 2.5 मीटर, हाइट नहीं बताया, ये पानी के अंदर तैर रही है, कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, फ्लोट कर रही है। वो कह रहे हैं कि बोट सिंक्स बाय 2 सेंटीमीटर। मान लो ये एच हाइट डूबी हुई है, मैंने वैसे ही एच मान लिया। तो वो कह रहे हैं कि जब हमने बोट में, उसी बोट में कुछ लोड रख दिया, पहले बोट में लोड नहीं था, अब बोट में लोड रख दिया, तो वो 2 सेंटीमीटर और डूब गई। यानी लेंथ तो 4 मीटर ही रही, ब्रेथ 2.5 मीटर ही नहीं, लेकिन डूबा हुआ हिस्सा h प्लस 0.02 मीटर हो गया। मतलब समझ गए ना, पहले h डूबा हुआ था, मान लो लेट अस कंसीडर बोट में कोई भी आदमी सवार ना हो तो फिर भी वो थोड़ा डूबी रहती है अपने ही वजन के कारण। अब बोट में सामान रख दिया तो वो 2 सेंटीमीटर और डूब गई, यानी कि यहाँ पर जो डूबा हुआ हिस्सा था, ये डूबा हुआ हिस्सा उससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो बताइए बोट में लोड कितना रखा है, कितना वेट रखा है बोट में,
वाटर की डेंसिटी यानी सिग्मा को 1000 लेना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो दे रखा है। चल भाई करते हैं। मान लो बोट का खुद का मास कैपिटल एम है, खुद का मास कैपिटल एम है, और बोट के ऊपर जो एक्स्ट्रा मास रखा है वो स्मॉल एम रखा है। मुझे स्मॉल एम निकालना है पहले, तो मैं इसे 2 बार में करूंगा, मतलब पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, कोई रेस नहीं लगानी, तसल्ली से समझना। आप लोग को बताना ये पार्शियली डूबी हुई है, तो ऐसे में वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट तो लगेगा, मैक्सिमम अपथ्रस्ट नहीं लगेगा। भाई कोई भी चीज तैरती कब है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? कोई भी चीज तभी फ्लोट करेगी जब वेट और अपथ्रस्ट बराबर होंगे। तो वेट कितना है नीचे दबाने वाला? कैपिटल एम जी, सिर्फ बोट का वेट। अब थ्रस्ट कितना है? पूरी डूबी होती तो वी सिग्मा जी, पार्शियली डूबी है तो वी डैश सिग्मा जी, पार्शियली डूबी है वी डैश सिग्मा जी। अब वी डैश क्या ले? तो जवाब है डूबा हुआ वॉल्यूम, और डूबा हुआ वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ तो लेनी है बेटा 4, ब्रेथ लेनी है 2.5 और हाइट को लेना है h। बन गई फर्स्ट इक्वेशन, जी से जी काट दो, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन, अब इसे देखो, ये भी तैर रही है तो वेट और अपथ्रस्ट बराबर होंगे। वेट कितना है? कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, एक तो खुद बोट का वेट प्लस ऊपर रखा हुआ वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट लिखूं या मैक्सिमम अपथ्रस्ट, तो जवाब है पार्शियल डूबी है तो अपथ्रस्ट लिखेंगे वी डैश सिग्मा जी। वी डैश सिग्मा जी कितना होगा? सिग्मा और जी तो लिख दिया, वी डैश यानी डूबा हुआ वॉल्यूम। डूबे हुए वॉल्यूम में लेंथ है 4, ब्रेथ है 2.5 और हाइट है h प्लस 0.02, तो हाइट है h प्लस 0.02। जी से फिर जी कट गया, जी से फिर जी कट गया। अब आप सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्यों? हमें स्मॉल एम निकालना है, तो यदि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम में से कैपिटल एम को सब्ट्रैक्ट कर दे तो स्मॉल एम आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करो, एम प्लस एम में से एम सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा एम। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो 4 इंटू 2.5 इंटू सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करते समय, और h प्लस 0.02 माइनस h 0.02 करके तो देखोगे ये बचेगा। अब ऊपर से सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है, सिग्मा दे रखा है वाटर की डेंसिटी 1000, तो इतने किलोग्राम आंसर आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देना, एम आ गया। लेकिन वो वेट पूछ रहे हैं तो एम जी बता देना, मास पूछे तो एम तो आ ही गया, एम तो आ ही गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, जी अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 में, when a boy of mass 240 kg is placed on iceberg floating in sea water, found that iceberg just sinks। तुम जानते हो कि आइसबर्ग का कुछ हिस्सा बाहर रहता है पानी से, थोड़ा सा हिस्सा बाहर रहता है। अब यदि आप इस पे कुछ मास रखोगे तो ये थोड़ा सा डूब जाएगा, और मास रखोगे तो और डूब जाएगा। जिस मास के रखने से ये पूरा डूब के तैरने लगे तो उस मास पर कहते हैं कि एट दिस मास इट जस्ट सिंक्स। मान लो आपने 40 किलो रखा, पूरा डूब गया,
तो सब जानते हैं 50 किलो रखने पे भी डूबेगा ही, 60 किलो रखने पे भी डूबेगा ही, 100 किलो रखने पे भी डूबेगा ही। जस्ट सिंक का मतलब है मेरे बेटा, जस्ट सिंक का मतलब है कि इतना मास रखने से ऊपर की लेयर इसके साथ टच हो गई। यदि इस मास को हटा दोगे तो ये थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, और मास को रख दोगे तो ये जस्ट सिंक यानी पूरा डूब के तैरने लगेगा। जस्ट का मतलब है बाउंड्री। मैंने कहा 40 किलो मास पर जस्ट सिंक, तो 40 किलो रखते के साथ ये अपर लेवल डूब जाएगा। 40 से ज्यादा रखने पे तो डूबेगा ही। यदि 40 किलो पे डूब गया, सोचो मेरी बातों को सोचो, यदि 40 किलो पे डूब गया तो 41 किलो पे भी डूबेगा, 42 किलो पे भी डूबेगा, 45 किलो पे भी डूबेगा। तो इस दिए गए क्वेश्चन में जो जो दिया है मैं वो नोट कर लो। हमने जब इसके ऊपर 240 किलो का मास रखा आइसबर्ग पर, तो इट जस्ट सिंक्स। जस्ट सिंक्स का मतलब बाउंड्री से बाउंड्री मिला के तैर गया। ठीक, अब वो करेंगे यदि आइस की डेंसिटी रो 0.9 है और वाटर की डेंसिटी 1.02 है। दरअसल ये डेंसिटी ने रिलेटिव डेंसिटी दिया है, तुम जानते हो रिलेटिव डेंसिटी में 1000 मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव डेंसिटी में 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी आ जाती है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यदि रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो सब्सटेंस की डेंसिटी आ जाती है। तो इन्होंने कहा आइसबर्ग की रिलेटिव डेंसिटी है 0.9, तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइसबर्ग की डेंसिटी आ गई। लेकिन वो तो सॉलिड है, तो सॉलिड की डेंसिटी को मैं रो कहता हूँ, तो रो की वैल्यू आ गई 0.5 into 1000, और वाटर की डेंसिटी सिग्मा वो है रिलेटिव डेंसिटी थी 1.02, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गई। जस्ट थिंक। तो व्हाट इज द मास ऑफ आइसबर्ग? वो कह रहे आइसबर्ग का मास कितना है, 240 किलो तो ऊपर रखा है। तो पहले मैं आइसबर्ग का वॉल्यूम निकालूंगा फिर। जब आइसबर्ग का वॉल्यूम आ जाएगा फिर मास भी आ जाएगा। तो आइसबर्ग का वॉल्यूम कैसे निकालें? जो भी चीज तैरती है वहां पर फॉर्मूला यही लगता है, वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट। वेट बड़ा होगा थ्रस्ट से तो डूबने लगेगी, अब थ्रस्ट बड़ा होगा वेट से तो ऊपर जाने लगेगी, लेकिन ना ये नीचे जा रही है ना ये ऊपर जा रही है, यानी वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। और वो भी पूरा डूब रही है जस्ट थिंक, तो मैक्सिमम अप थ्रस्ट। मैक्सिमम लिखने जरूरी नहीं है, फॉर्मूला सही लगाना है। मैं यदि अप थ्रस्ट लिखा रहने दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूला v सिग्मा नहीं लगेगा। तुम्हें याद है जब पूरा डूबे तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला v सिग्मा जी, पार्शियल डूबे तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला v डैश सिग्मा जी। v डैश क्या है? डूबा हुआ वॉल्यूम, जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया। अब मेरे बेटा वेट तो है v रो जी प्लस 240 किलो भी तो रखा है भाई, आइसबर्ग का वेट हो गया v रो जी, और ऊपर जो 240 किलो का वेट दबा रहा है 240 जी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट पूरा डूबा हुआ है तो v सिग्मा जी। अप थ्रस्ट कह दो, मैक्सिमम अप थ्रस्ट कह दो। अब इसमें जी कट गई, रो और सिग्मा दिए हुए हैं। रो है 900, सिग्मा है 1020 किलो। तो v के अलावा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, और जब v के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो v निकल जाएगा, और जैसे ही v निकल जाएगा फिर हमें आइसबर्ग का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब यदि बेटा आइसबर्ग का वॉल्यूम मिल जाएगा तो फिर आइसबर्ग का मास निकालने में क्या जा रहा है? आइसबर्ग के मास निकालना है तो वॉल्यूम को आइसबर्ग की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मास निकालना है आइसबर्ग का, तो आइसबर्ग के वॉल्यूम को आइसबर्ग की डेंसिटी यानी आइस की डेंसिटी मतलब सॉलिड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आइसबर्ग का मास। हो गया जी क्वेश्चन नंबर 36। सर बोल बेटा। सर ये वॉल्यूम वाला स्टेप एक बार और बता दीजिए। आइसबर्ग के वॉल्यूम को हमने वी पूरा बताना है या सिर्फ ये वॉल्यूम वाला?
नहीं सर, वो लास्ट में जो आपने लिखा है सर, वो वाला। ये वाला। एक नहीं। बार बताओ, यहाँ तक तो आ गया होगा बेटा, सॉलिड का वॉल्यूम तो निकाल लोगे? यस या नो? यस सर। बता देता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है। यार बेटा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, क्या क्या दिया हुआ है, रो और सिग्मा दिया हुआ है। बॉडी फ्लोट कर रही है, यदि फ्लोट कर रही है तो डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस के बराबर है। डाउनवर्ड फोर्स एक तो सॉलिड यानी आइसबर्ग का वेट 0 जी, प्लस ऊपर रखा वेट 240 जी, और अपथ्रस्ट पूरा डूबा होने के कारण v सिग्मा जी। पूरी इक्वेशन में से g कट गया। रो यानी कि आइसबर्ग की डेंसिटी 900 है, तो v इंटू 900 प्लस 240, v इंटू 900 प्लस 240 इज इक्वल टू v इंटू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू है बेटा 1020। इसे सॉल्व करके v निकाल लेना, और ये v बेटा आइसबर्ग का वॉल्यूम है। अब आइसबर्ग का वॉल्यूम आ गया, जो भी आ गया मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपने निकाल लिया। और आइसबर्ग की डेंसिटी पता है, आइसबर्ग की डेंसिटी यानी कि रो, सॉलिड की डेंसिटी वो है 0.9 इंटू 1000 यानी 900। तो आइसबर्ग के वॉल्यूम को आइसबर्ग की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आइसबर्ग का मास आ जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। क्या बताओ बेटा? यस आ गया। आ गया। चलिए तो अब मैं एक वीडियो भेजता हूं आप लोगों के पास। फिलहाल अभी के लिए लाइव में इतना ही, और परसों के टेस्ट की तैयारी करो, बल्कि परसों के टेस्ट की तैयारी करो। थैंक यू सर।